और प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। शांति की संभावना, दैनिक जागरण। ट्रंप से उम्मीदें और चिंताएं, शिवकांत शर्मा। हर बात पर भारी लोकानुभावनाथ, बिजनेस स्टैंडर्ड। परदेश की पीड़ा, राष्ट्रीय सहारा। निर्माण कार्यों के प्रदूषण से आखिर कैसे निपटा जाए, हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। शांति की संभावना, दैनिक जागरण। यह केवल पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि विश्व शांति के लिए एक शुभ संकेत है कि इजरायल और फलस्तीन संगठन हमास के बीच समझौता हो गया। इस समझौते के तहत हमास उन बंधकों को छोड़ेगा जिन्हें उन्हें 7 अक्टूबर 2023 के एक भीषण हमले में इजरायल में घुसकर अपहरित कर लिया था। इसके बाद इजरायल फलस्तीनी कैदियों को छोड़ने के साथ गाजा पट्टी से पीछे हटेगा और अपनी सैन्य कार्रवाई रोकेगा। इस समझौते के 3 चरण हैं। समझौता पूरी तरह तभी लागू हो पाएगा जब पहले और दूसरे चरण को पूरा करने में सफलता मिलेगी। देखना यह है कि कैसे हो पाता है या नहीं। समझौते के पूरा होने और उसके कायम रहने के आसार इसलिए कम है क्योंकि एक ओर जहां ये दिख रहा है कि हमास इजरायल को नष्ट करने की अपनी सनक का परित्याग नहीं करने वाला, वहीं दूसरी ओर इजरायल सरकार यह मानती है कि हमास के खात्मे के बगैर शांति संभव नहीं है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दोनों पक्षों के बीच यह समझौता पहले भी हो सकता था यदि हमास बंधकों को छोड़ने पर राजी हो जाता, लेकिन वह इजरायल पर कठोर शर्तें थोपता रहा। हमास की एक जिद के चलते गाजा पट्टी के 46,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों को पलायन के लिए विवश होना पड़ा। ट्रंप से उम्मीदें और चिंताएं। शिवकांत शर्मा लेखक, बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं। अमेरिका के 47वें और सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर भारत समेत पूरे विश्व में उत्सुकता एवं आशंका का माहौल है। यूरोपीय विदेश संबंध परिषद ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 24 देशों के नागरिकों का एक सर्वेक्षण कराया था, जिसमें भारत, चीन, पश्चिम एशिया, ब्राजील, तुर्की और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने ट्रंप की सत्ता में वापसी का स्वागत किया। उनका मानना था कि ट्रंप प्रशासन उनके देश और विश्व शांति के लिए अच्छा साबित होगा। ट्रंप की सबसे अधिक लोकप्रियता भारत में दिखी, जहां 80% से अधिक लोगों ने उनके वापसी को अच्छा माना। इसके विपरीत यूरोप, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे अमेरिका के मित्र देशों को लोगों ने ट्रंप की वापसी पर चिंता जताई। सर्वेक्षण से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमेरिका के पारंपरिक मित्र देशों के लोग ट्रंप की वर्षों पुरानी संधियों और गठबंधन को तात्कालिक लाभ के तराजू पर तौल कर देखने की नीति को नापसंद करते हैं। अपने पिछले कार्यकाल में वह नाटो गठबंधन, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान की सुरक्षा से लेकर संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं में दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका के सबसे बड़े योगदान की उपादेयता पर सवाल उठा चुके हैं। वह उसकी कीमत तक मांग चुके हैं। दूसरी ओर उनकी आर्थिक धौंस वाली नीति दुनिया के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। चीनी आयातों पर 60% और बाकी देशों के आयातों पर 10% संभावित शुल्क में अमेरिका में भी महंगाई बढ़ेगी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक को ब्याज दर घटाने में देरी करनी पड़ेगी, जिससे निवेश कम होगा। जिन देशों के आयातों पर शुल्क लगेगा, उन्होंने यदि जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी चीजों पर शुल्क लगाना शुरू किया तो व्यापार युद्ध शुरू हो जाएगा। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका बढ़ जाएगी, तो पहले से ही सुस्त चल रही है। भारतीय शेयर बाजार में तो इसके आसार मात्र से ही गिरावट शुरू हो गई है। आप्रवासन पर लगने वाले अंकुश का तो खास असर भारत पर शायद न हो, क्योंकि भारत से जाने वाले अवैध आप्रवासियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन H-1B वीजा पर जाने वाले पेशेवरों और पढ़ने वाले छात्रों के वीजा पर स्वयं ट्रंप और उनके सलाहकार मस्क, रामास्वामी और श्री रामकृष्णन अंकुश लगाने के पक्षधर नहीं है। पर एक ऐसे समय जब भारत को अपनी विकास की गति बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक माल बेचने और निवेश आकर्षित करने की सख्त जरूरत है, उस समय आयात शुल्क और व्यापार युद्ध का खतरा गंभीर चुनौती खड़ी करता है। हर बात पर भारी लोकुल भावनात्वाद। बिजनेस स्टैंडर्ड। शेखर गुप्ता। हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। अब यह तय करना उचित होगा कि कौन सा वाद हार चुका है, कौन सा जीत रहा है।
अगर हम पश्चिम को देखें तो वामपंथ या बाद अब समाप्त हो चुका है। यह न केवल राजनीतिक रूप से समाप्त हो चुका है बल्कि सामाजिक स्तर पर भी इसका अंत हो चुका है। ब्रिटेन इसका अपवाद है, हालांकि वहां भी कीर स्टारमर की इलान मस्क समर्पित दूर दक्षिण में से हमलों का सामना करना पड़ रहा है और लेबर पार्टी भी खतरे में नजर आ रही है। बहरहाल भारत भी लोकुन भावनात की दिशा में बढ़ रहा है। साल 2014 में मोदी सत्ता में आए, उस समय उन्होंने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का वादा किया था, लेकिन हमने देखा कि सरकार का आयात बढ़ता गया। एयर इंडिया को छोड़ दिया जाए तो निजीकरण का वादा पूरी तरह भुला दिया गया है। उसकी जगह अब गर्व से कहा जाता है कि सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन पहले कभी उतना बेहतर नहीं रहा जितना इस सरकार के कार्यकाल में है। जिस समय मैं ये आलेख लिख रहा था, उस बात का जश्न मनाया जा रहा था कि सरकार विशाखापट्टनम स्थित सरकारी इस्पात संयंत्र में 11,440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश कर रही है। यह संयंत्र वर्षों से विनिवेश किए जाने वाले संयंत्रों की सूची में शामिल था। मतदाताओं को लुभाने के लिए खराब चीजों पर धनराशि खर्च करना ही लोकुल भावनावाद है। प्रदेश की पीड़ा, राष्ट्रीय सहारा। अक्सर अधिकृत रूप से चोरी छिपे या गलत दस्तावेजों और चालबाज बिचौलियों की मार्फत प्रदेश पहुंचे लोगों को संकट का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर वैसी स्थिति में जब वैसे देश के बीच युद्ध छिड़ा हो जहां वे बाहर से गए हो तथा उसकी मार अलग से ही झेलनी पड़ती है। कई लोग नाहक भी मारे जाते हैं। ऐसे समय में भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन्हें वहां से निकलना कठिन काम हो जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में फंसे ऐसे ही लोगों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय काफी समय से जवाबदेह कर रहा है। अभी मंत्रालय ने कहा कि रूस यूक्रेन के मोर्चे अब तक 12 भारतीय मारे जा चुके हैं, 16 लापता हैं, एक का इलाज चल रहा है। कुछ महीने पता चला कि बिचौलियों के जरिए भारत से बड़ी संख्या में ऐसे युवक रूस गए हैं जिन्हें भर्ती तो किसी और काम के लिए किया गया था, मगर वहां पहुंचने के बाद उन्हें रूसी सेना में भर्ती कर यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग में भेज दिया गया। जब उनके परिजनों को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय से वापस लाने की गुहार लगाई, जहां से पता चलता है कि ऐसे 126 युवकों को जंग में झोंक दिया गया था। विदेश मंत्रालय की अपील पर रूस सरकार ने 96 भारतीय नागरिकों को वापस भेज दिया। यह भी विचार करने का विषय है कि हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या में युवा विदेश का रुख करते हैं। यहाँ केवल ऊंची डिग्रियां हासिल कर चुके युवाओं के साथ नहीं है, छोटे मोटे काम की चाह में ये भी बहुत सारे युवा दूसरे देशों का रुख कर लेते हैं। सब जानते हैं कि यहाँ रोजगार के पर्याप्त अवसर और आमदनी का साधन न होने के कारण थोड़ी बेहतर जिंदगी की उम्मीद के लिए लाखों युवा हर वर्ष ऐसे देशों में भी जाने का प्रयास करते हैं जहाँ कोई खास कमाई के अवसर नहीं है। थोड़े संपन्न माने जाने वाले देश में प्रवेश पाने के लिए मुंह मांगी रकम खर्च करने को तैयार देखे जाते हैं। अच्छी बात है कि सरकार दूसरे देशों में संकट में फंसे लोगों को वापस लाने की संजीदा प्रयास करती है, मगर जब तक रोजगार के मोर्चे पर मुस्तैदी नहीं दिखेगी, लोग परदेश में पीड़ा झेलने को मजबूर होते रहेंगे। निर्माण कार्यों के प्रदूषण से आखिर कैसे निपटा जाए? हिंदुस्तान। श्री कुमार स्वामी, शहर नियोजन विशेषज्ञ। भारत के कई शहर प्रदूषित हवा से जूझ रहे हैं। जब हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है तो ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान लागू कर दिया जाता है। इस समय में निजी व सरकारी निर्माण कार्यों पर रोक भी लगा दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि शहरी भारत में सूक्ष्म कणों यानी पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और 10 से होने वाले प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत ये निर्माण कार्य है। प्रदूषण कम करने के उपाय निसंदेह स्वागत योग्य, लेकिन निर्माण कार्यों पर रोक लगा देने के अर्थव्यवस्था के साथ साथ आजीविका और जनजीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण के कार्य का योगदान कृषि के बाद दूसरा है। फिर यह उम्मीद भी है कि भारत इस साल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्माण बाजार बन सकता है। लिहाजा इससे लेकर एक संतुलित नजरिया बनाना होगा। हमें आजीविका या गुणवत्तापूर्ण जीवन से समझौते किए बिना आर्थिक विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए। मेरा मानना है कि निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण को थामने के लिए हमें कुछ सुधारों को अपनाना चाहिए।
विडंबना है कि हम पहले से ही इन उपायों को जानते हैं पर पर्याप्त निवेश व प्रतिबद्धता के अभाव से इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। हालांकि इन उपायों के अलावा धूल मुक्त निर्माण उत्पादों या सेवाओं को विकसित करने के लिए नवाचार व उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे न सिर्फ पर्यावरण हितैषी निर्माण कार्य संभव हो सके बल्कि वे तुलनात्मक रूप से भी सस्ते होंगे। धन्यवाद।